हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट। और मैं हूँ रॉबिन सिंह। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेखपाल के एक महत्वपूर्ण ही सेगमेंट के बारे में, जो है ग्रामीण विकास। इसका वीडियोस आप लोगों को बहुत ही रेयर होगा कि यूट्यूब पर मिलेगा। सो मैं आप लोगों को ग्रामीण विकास के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग इसे लेखपाल के लिए पढ़कर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि ये आप लोगों के लिए वेस्ट होगा, क्योंकि ग्रामीण विकास एक बहुत ही अलग टॉपिक है जो मैक्सिमम टीचर्स लोग कवर नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, और अपने जो भी जानकार हैं, जान पहचान के लोग हैं, जो लेखपाल की खासकर तैयारी कर रहे हैं, जो अभी आने वाले नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग में इसके फॉर्म्स वगैरह आने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए अभी से अगर स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो एक बहुत ही एक गोल्डन टाइम होगा कि आपका ग्रामीण विकास जो भी है रेडी कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामीण विकास के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं, और इसके लिए आपको डेली एक वीडियोस तो प्रोवाइड हो ही। अगर एक दिन में नहीं आता है तो 2 दिन में मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एक एक वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ, ताकि एग्ज़ाम्स होने से पहले पहले आपका ग्रामीण विकास का पूरा टॉपिक जो भी है वो क्लियर हो सके। सो आज का जो टॉपिक है, इसमें ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण शब्दावली। स्टार्टिंग यही से हम लोग करते हैं कि इसमें जो जो भी मतलब लेखपाल में होते हैं, कि जो जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे नोट्स बनाकर लिख भी सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ से कोई पढ़ता है नहीं। आप लोग इसे पढ़ें और खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएं अपने ओन वर्ड में। तो आप लोगों को एक बार तो पहला ये कि आप लोग वीडियोस देखेंगे तो वीडियो से आपको कुछ नॉलेज होगा। उसके बाद अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो उससे आपको एक दोहरा बेनिफिट होगा कि आपको एक बार याद भी हो जाएगा, और दूसरी बात कि ये आप अपने वर्ड में ही लिखेंगे तो आपको एक तरीके से याद हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम के टाइम में बस रिवीजन ही करके जा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। डैकनेट क्या है? तो एक पर्टिकुलर वर्ड है लेखपाल में। डैकनेट क्या है? तो इसका आंसर होगा कि सरकार और कृषकों के बीच संपर्क विकसित करने में मदद के लिए डैकनेट का विकास किया गया है। डैकनेट का तात्पर्य है कि लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू बॉक्स। ये ब्लू बॉक्स जो भी है, ये एक इम्पोर्टेंट है। कृषि समझौते के अंतर्गत उत्पादन को देश से कुछ सीमा तक वृद्धि की अनुमति है, जैसे बिजली में, सिंचाई में, उर्वरक आदि आगतों पर दी जाने वाली सब्सिडी ब्लू बॉक्स नाम से जानते हैं। इस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कैप। कैप का फुल फॉर्म होगा कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। ये एक वेस्टर्न समुदाय का है, मतलब यूरोपियन समुदाय द्वारा कृषि क्षेत्र में एक साझा नीति को अपनाया गया है, जिसे कैप कहा जाता है। मतलब कि ये पश्चिमी देशों में अधिकतर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होगा टॉपिक पॉइंट होगा ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स बेसिकली कृषि के क्षेत्र में दी गई ऐसी अर्थ सहायता से जिनसे व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है, ग्रीन बॉक्स कहलाती हैं, जैसे कृषि अनुसंधान, पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। विश्व व्यापार संगठन के नियम इस प्रकार की सहायताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ये ग्रीन बॉक्स टाइप में जो भी मतलब हेल्प्स की जाती हैं, इन पर किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट होगा डेपो डेपोग मेथड। यह मेथड चावल उत्पादन की यह विधि फिलिस्पीन तथा जापान में प्रचलित है। ये मतलब विदेशी एक तरह के कह सकते हैं कि मेथड है। इस विधि में रोपनी मतलब ट्रांसप्लांट इन जो भी होते हैं पौधे, वो 12वें दिन तैयार हो जाती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब यूनिक मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकोरानी गेहूँ। मेकोरानी गेहूँ क्या होता है कि ये असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस गेहूं से सूजी बनाई जाती है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कुछ भागों में उगाया जाता है। इसे सख्त गेहूं की उपमा दी गई है, मतलब इसे आप हार्ड व्हीट भी कह सकते हैं। सख्त गेहूं, एक बार फिर से आप लोग याद कर लें, मेकोरानी गेहूं, जिससे सूजी वगैरह बनाया जाता है। इसके आप लोग ये जो एरिया है उसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमर गेहूँ। इमर गेहूँ ये मुख्यतः दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा है। इसे गेहूं क्रांति कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेग्यूम। लेग्यूम
लेग्यूम कुल की फसलों को तिलहनी फसल की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये फसलें तीनों मौसमों में उगाई जाती हैं, यथा रबी की फसल, खरीफ की फसल या जायद की फसल, ये तीनों में उगाई जा सकती हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, मोठ, सोयाबीन, ये खरीफ की फसल में आती हैं। नेक्स्ट रबी की फसल में इसमें आता है चना, मटर, मंसूर, खेसारी इत्यादि वगैरह। और जायद की फसलों में मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, ये फसलों में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरिंग क्या है। क्यूरिंग एक बेसिकली मतलब वर्ड है, पर्टिकुलर हम लोग वर्ल्ड की डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आज। तो क्यूरिंग क्या है, तो इसको आप इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं, जिसमें जैसे पंक्तियों में वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है। ये क्यूरिंग मतलब तरह से कह सकते हैं तंबाकू जो खेती की जाती है उसे क्यूरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हीलिंग वुंड्स क्या होते हैं। हीलिंग वुंड्स या किसी प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप कृषि नष्ट हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीणों की मदद के लिए 15 फ्यूचर हार्वेस्टर केंद्र का समूह कंसल्टिव ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे CGIAR की मदद से आगे आता है, जिसे घाव पर मरहम लगाना मतलब हैंगलिंग वोन्स नाम दिया जाता है। ये मतलब अगर आप किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हो गए उससे कुछ जो मतलब फसलें वगैरह हैं अगर ख़राब हो जाती हैं, तो बेसिकली उसको हेल्प करना एक नाम दिया गया है, उसे हीलिंग वुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल लेगवूम। यह उपसहारा एवं दक्षिण एशिया, भारत सहित 6 देशों में, या उपसहारा एवं दक्षिण एशिया के छोटे कृषकों को कृषि पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रमुख बिल गेट्स के सहयोग से चलाई जाने वाली इस योजना का उद्देश्य उपसहारा तथा दक्षिण एशिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों में फलीदार फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कर इस क्षेत्र के छोटे कृषकों को जीवन स्तर में सुधार करना है। मतलब ये एक तरह से हेल्प किया जाता है लोगों के लिए। ट्रॉपिकल लेग्यूम जिसे नाम दिया गया है, ये उपसहारा और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में अधिकतर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। इसके द्वारा आलू की 3 प्रजातियों को रिलीज किया गया है। आलू की 3 प्रजातियों में एक हो गया फुकरी सूर्या, फुकरी अरुण और फुकरी चिपसोना। ये 3 आलू के मतलब तरीके जो प्रजातियां हैं के आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के राजापुर जिले में कामधेनु गौ अभ्यारण्य है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य, इसकी स्थापना दिसंबर 2012 में हुई थी। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब यूपी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भू सर्वेक्षण राजस्व यंत्रों द्वारा, मतलब भू सर्वेक्षण में कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनके क्या क्या नाम है, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यंत्र, मतलब जरीब द्वारा। जरीब बेसिकली देखते हैं आपके गांव में जो लेखपाल होते हैं, वो लेखपाल आते हैं वो जरीब से नाचते हैं, तो जरीब को क्या कहते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं। लंबाई मापने की इकाई है। यह एक जंजीर नुमा यंत्र होता है। इसकी मानक लंबाई 66 फीट या 22 गज या 4 लठ होती है। यह कड़ियों में बटी होती है या लोहे अथवा स्टील की बनी होती है, जिसमें अलग अलग माप के टुकड़े होते हैं जिसे कड़ी कहते हैं। जरीब मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट रेवेन्यू जरीब, गंटर जरीब, इंजीनियर जरीब, शाहजहानी जरीब, और नेक्स्ट है मीटर जरीब। तो एक आइए इनके बारे में हम एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि रेवेन्यू जरीब क्या होता है। यह 33 फीट लंबी होती है जिसमें 16 कड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है घंटर जरीब, इसकी लंबाई 64 फीट से 132 फीट होती है। थर्ड है इंजीनियर जरीब, यह 100 फीट लंबी होती है एवं इसमें भी 100 कड़ियाँ होती हैं। शाहजहानी जरीब, यह सबसे यह सबसे बड़ी जरीब होती है, इसकी लंबाई 165 फीट। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए कि ये सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। सबसे छोटी में हो जाएगा रेवेन्यू जरीब। ओके, और लास्ट आता है मीटर जरीब। यह 20 या 30 मीटर लंबाई होती है एवं इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक 5 मीटर पर एक टैग लगा होता है।
अब इसका प्रयोग बढ़ गया है। मतलब अब जो गांव में नापने के लिए मुख्यतः लेखपाल से यूज किया जाता है वो है मीटर जरीब। तो आप लोग देख सकते हैं कि 100 कड़ियाँ सभी में पाई जाती हैं। तो आपसे पूछेगा कि मतलब जरीब मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो आप इसको बता सकते हैं जरीब के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। रेवेन्यू जरीब, गंटर जरीब, इंजीनियर जरीब, शाहजहानी जरीब और मीटर जरीब। इसमें सबसे छोटा हो जाएगा रेवेन्यू जरीब, 33 फीट, इसमें 16 कड़ी होती है। और सबसे बड़ी जो हो जाएगी वो शाहजहानी जरीब, इसकी लंबाई 165 फीट होती है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे जरीब में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री, इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा सुआ, फीता, खूंटी, अरेखन दंड, अंतर्लंब स्तंभ, लैब, गुनिया, साहुल, ये सब जरीब में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। जरीब फीता सर्वेक्षण, ये क्या पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन के लिए आवश्यक प्रमुख यंत्रों में जरीब का सर्वप्रथम स्थान है। जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है। इसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। छल्ला जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ने में प्रयुक्त होता है। जरीब में इसे कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है, जो छोटी लंबाइयाँ नापने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इसे जरीब फीता कहते हैं। अगला पॉइंट है जरीब मापन में प्रयुक्त तकनीकी शब्द। कुछ टेक्निकल से वर्ड होते हैं जो जरीब मापने में यूज़ किए जाते हैं, हम लोग उसे देखते हैं। जरीब लाइन केंद्र से, तो जरीब लाइन पहला पॉइंट है। जरीबी पैमाइश के अंतर्गत क्षेत्र के लगभग केंद्र से गुजरने वाली आर पॉइंट लाइन का विशेष महत्व होता है। इसकी माप समतल अत्यधिक सही होनी चाहिए और 2 या 3 बार नापकर शुद्धता निश्चित कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट, इस आधार पर लाइन की शुद्धता पर त्रिभुज और बहुभुज क्षेत्र का निर्माण होता है। यह जरीब लाइन बिल्कुल सीधी, अधिकतम लंबी तथा यथासंभव खुली समतल भूमि पर खींचनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं भी से किए जा रहे हैं। तो जरीब लाइन का जो सेंट्रल से होती है बिल्कुल सीधी और अधिकतम लंबी से लंबी खींच सकते हैं, यथासंभव खुली समतल लाइन पर इसे खींचना चाहिए। सेकंड है चेक लाइन, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। तो प्लाट किए गए नक्शे की जांच करने के लिए भूमिगत पर जो लाइन एक से दूसरे कोण तक चलाई जाती है उसे टार्च लाइन अथवा चेक लाइन कहते हैं। यह याद करने का पॉइंट है। मतलब कि एक नक्शे जो नक्शा आपने बनाया है उसके एक कोण से दूसरे कोण तक जो लाइन खींची जाती है उसे टाई लाइन या चैक लाइन बोलते हैं। या जरीब लाइन के केंद्र की कटान से गुजरती है और चारों कोनों को कवर करती है। इससे नक्शे तथा भूमि पर विद्यमान खेतों का पूरा पूरा मिलान निश्चित किया जाता है तथा पैमाइश की त्रुटियों को शीघ्र दूर करने में सहायता मिलती है। तो अगर आपको मतलब खेत के चारों ओर जो नक्शा बनाकर उसको नापना है तो उसके लिए चेक लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वापसी लाइन। वापसी लाइन में हो जाएगा पैमाइश के दौरान चेक लाइन से किसी और बगल के किसी कोण को मापने के लिए पूरे क्षेत्रफल को कवर करते हुए जो लाइन डाली जाती है उसे वापसी लाइन कहते हैं। ऐसा करते हुए नापने वाले का मुंह विपरीत झाड़ियों की ओर होता है जो किसी भी दो छोरों पर गड़ी है। ऐसे एक वापसी लाइन हेतु कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। वापसी लाइन के लिए कम से कम 3 लोग हो तभी हो सकता है, क्योंकि वापसी लाइन का जो एरिया होता है एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये तो सीधा हो गया। लेकिन जो वापसी लाइन होगा तो एक बार यहाँ से ऐसे आते हैं फिर ये, क्योंकि ये एक एंगल ये हो गया सीधा सीधा, एक एक एंगल हो गया, तो एक ये एंगल पर भी एक लोग को होना चाहिए जो पकड़ सके इसको। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है उमूद। उमूद क्या होता है इसे देखते हैं हम लोग। जरीब लाइन पर दाईं या बाईं ओर से नापे गए लंब को कहते हैं। भू चित्रण के लिए किसी भी आवश्यक बिंदु से यह लंब नापना होता है। नक्शे पर नदी, नाला, सड़क, कुआं, विशाल वृक्ष आदि दर्शाने हेतु लंब ज्ञात करना होता है। लंब जरीब लाइन पर समकोण बनाता है, इसे सीधा भी कहते हैं। उमूद को सीधा भी कहते हैं। ये मतलब शब्द होते हैं, पर्टिकुलर शब्द होते हैं जिसको जो मतलब भू पैमाइश में यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है दो मेड़ा, वह केना मतलब वह कोना जहाँ खेत की दो मेड़ मिलती हैं। वह कोना जहाँ खेत के दो मेड़े मिलती हैं, मतलब कि एक ये हो गया, ओके, मतलब एक मेड़े हो गया और एक दूसरी जगह के यहाँ से मिल रही है, मतलब एक ये खेत हो गया, एक ये खेत हो गया, ये दोनों जहाँ पे आके मिलेंगी इसे दो मेड़ा बोलते हैं। और साय मेड़ा क्या होता है, वह कोना जहाँ खेत की तीन मेड़े मिलती हैं, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये आ गया, मतलब ये जो पॉइंट हो गया ये से मेड़ा के अंतर्गत आता है। और अगला है चौमेड़ा। चौमेड़ा क्या होता है कि यहाँ पर चार मेड़े आके मिलती हैं, तीन चार, तो ये हो गई चौमेड़ा। तो इसके पर्टिकुलर आपको शब्द याद करने हैं कि दो मेला क्या होता है, सही मेला क्या होता है, चौमेला क्या होता है, तो ये पर्टिकुलर शब्द आते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। जब कभी भूमि में कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। आप लोग अक्सर देखते हो कि गाँव में कि जब भूमि का क्रय विक्रय होता है तो सर्वप्रथम दाखिल खारिज प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद पता वो चलता है कि मतलब कौन क्रेता है कौन विक्रेता है। अगर पहले से किसी के नाम जो भी भूमि होती है उसे उसने किसी दूसरे को व्यक्ति को अगर विक्रय किया है तो दाखिल खारिज प्रोसेस के द्वारा वो नाम उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कृषि वर्ष। कृषि वर्ष से तात्पर्य है कि उस वर्ष से जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। आमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। ये कृषि वर्ष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तहसील दिवस। तहसील दिवस को जन सामान्य सरकार से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। प्रत्येक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की एक रसीद दी जाती है जिसमें 10 अंकों का क्रमांक अंकित रहता है। तहसील दिवस पर जिले के सभी बड़े अधिकारी जैसे जिलाधिकारी, उप संभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल आदि तहसील पर उपस्थित होते हैं। तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम अथवा तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है। यदि आपका कोई भूमि संबंधी विवाद है तो आप तहसील दिवस समाधान में जाकर के तहसील दिवस पर आपके जाकर के संविधान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, जैसे गट्टा से क्या तात्पर्य है, तो जरीब में मतलब ये फैक्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसे पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं इसमें दिए गए हैं कि आप इसे याद कर लें तो आप जो मतलब संक्षिप्त वर्ड होते हैं उनसे आपका काम हो जाएगा। गट्ठा से क्या तात्पर्य है, तो जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है जो छोटी लंबाई नापने के काम आता है। आपको पता होना चाहिए कि गट्ठा क्या होता है। एक पूरी जरीब होती है, उसमें कुल नाप के 10वें अंश के बराबर एक नाप का गट्ठा लगा होता है जो छोटी लंबाई नापने के काम आता है। मतलब जहाँ पर एक जरीब का पूरा काम नहीं है, कुछ छोटा सा पार्ट रह गया तो वहाँ पर उस गट्ठे से आप लंबाई नाप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि गट्ठा किसका बना होता है, तो आप कहेंगे कि बांस का। भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घकाल से प्रयोग किया जा रहा है। जरीब कई प्रकार की होती है लेकिन इनमें से शाहजहानी जरीब तथा गंटरी जरी का प्रचलन सबसे अधिक रहा। शाहजहानी जरी की कुल लंबाई कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 165 फीट। आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ी जरीब है। ओके, शाहजहानी जरीब सबसे बड़ी जरीब है। नेक्स्ट है पॉइंट चकबंदी विभाग का क्या कार्य होता है, तो आंसर हो गया कि आप किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करना। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा चकबंदी आयुक्त। अगला पॉइंट है जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा जिला उप संचालक चकबंदी। नेक्स्ट पॉइंट है चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं, जिला अधिकारी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा कि चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल ये किसके अधीन होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है, तो आंसर आप दोगे कि चकबंदी लेखपाल। यहाँ पर राजस्व लेखपाल का कोई कार्य नहीं होता, चकबंदी का वास्तविक कार्य जो होता है वो चकबंदी लेखपाल ही करता है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है या मतलब किस प्रकार की योजना है, तो इसे आप कहेंगे कि ये एक कल्याणकारी योजना है। ओके,
एक कल्याणकारी योजना है। उत्तर प्रदेश में जोक चकबंदी अधिनियम कब बना? तो आप आंसर कहोगे 1953। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में जोक चकबंदी अधिनियम कब बना है, तो आप कहोगे कि 1953 में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा लेखपाल के संबंध में। ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप लोग इसे स्टार करके या कैसे भी करके याद करने का अपना तरीका बना लेना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप लोग मार्क करके जरूर लिखिएगा। गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। अगला पॉइंट है गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहोगे 132 फीट। सबसे बड़ी 165 फीट शाहजहानी जरीब, ऊपर मैंने बताया अभी। ये 165 फीट शाहजहानी जरीब। और नेक्स्ट है ये गंटरी जरीब की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 132 फीट। विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? तो आंसर होगा खंड विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ग्रामीण विकास संस्थान में। एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? तो आप कहोगे कि खंड विकास अधिकारी पर। और लास्ट पॉइंट है इस मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक का, लेखपाल कौन होता है, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है जो चकबंदी की तरह मतलब चकबंदी से आप लोगों को खोद वगैरह इकट्ठा करता है। तो इसका मैंने कुछ पॉइंट इसमें है मैं जो आपको मार्क कर देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। जैसे एक हो जाएगा ये 165 फीट शाहजहानी जरीब। दूसरा हो जाएगा कि चकबंदी लेखपाल जो है वो चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। तो राजस्व लेखपाल किसके अधीन कार्य करता है? तो आप कहेंगे डीएम के अधीन। तो और अगला पॉइंट है कि चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो चकबंदी लेखपाल। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये गंटरी जरीब क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 132 फीट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे आप इसे कि उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? तो ये बना 1953 ईस्वी में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसे रीड करूँगा और यथासंभव आप लोगों को उसे बताने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो आप लोग पुनः एक बार और देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर वीडियोस होगा जो ग्रामीण विकास का आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है हालांकि अब, तो ये सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू ही रहे। अगर बीच में ये वीडियोस नहीं आते हैं तो नेक्स्ट डे श्योर है कि 2 दिन में 3 दिन में आप लोगों को मैं एक वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।